हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे कि उत्पादन व रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगर हम प्राचीन अर्थशास्त्रियों की बात करें तो 1776 में एडम स्मिथ के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, उस किताब के बाद ही अर्थशास्त्र का स्वतंत्र अस्तित्व संभव हुआ। उससे पहले अर्थशास्त्र को राजनीतिक शास्त्र के साथ में पढ़ाया जाता था। यही कारण है कि एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो 1776 में लिखी गई किताब वेल्थ ऑफ नेशन के लगभग एक शताब्दी के बाद, उस समय से लेकर एक शताब्दी तक जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनके जो सिद्धांत है, उन सभी सिद्धांतों को प्रतिष्ठित सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री थे, जो एडम स्मिथ और उसके अनुयायी के रूप में भी हम उनको कह सकते हैं, उस प्रतिष्ठित सिद्धांत में एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो है, जेएस मिल को भी जाना जाता है, एल्फ्रेड मार्शल, ये सारे जो इकोनॉमिस्ट है, या जीन बैप्टिस्ट है, ये सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, या पीगू, इन सारे इकोनॉमिस्ट को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के नाम से जाना जाता है। ये अर्थशास्त्री ये मानते थे कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। अर्थात ये क्या कहते थे कि हर व्यक्ति क्या करता है, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। हर व्यक्ति अपने सेल्फ के लिए काम करता है। एक दूध बेचने वाला अपने लाभ के लिए दूध बेच रहा है, एक भोजनालय चलाने वाला अपने लाभ के लिए भोजनालय चला रहा है, एक स्कूल खोलने वाला अपने लाभ के लिए स्कूल खोल रहा है, एक डॉक्टर अपने लाभ के लिए हॉस्पिटल खोल रहा है। पर सभी लोगों का जो स्वार्थ है, उससे कुल मिलाकर सोशल इंटरेस्ट बन जाता है। क्या बोल रहे हैं कि सभी लोगों का जो सेल्फ है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सोशल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक डॉक्टर अपने लाभ के लिए हॉस्पिटल खोलता है, पर पब्लिक को उससे स्वास्थ्य लाभ की सुविधाएं हो जाती है। एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए स्कूल खोलता है, कॉलेज खोलता है प्राइवेट, पर उससे लोगों को शिक्षा की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूध बेचता है, पर उससे लोगों को पौष्टिक दूध की प्राप्ति होती है। तो ये अर्थशास्त्री ये मानते थे कि जो इकोनॉमी है वो सेल्फ चलती है। इकोनॉमी को चलाने के लिए सरकार को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। ये लेजर फेयर और लेजर पासेस की पॉलिसी को मानते थे। इनका मानना था कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। आर्थिक क्रियाएं स्वतः ही गतिशील होती है और हर आदमी अपने लाभ के लिए जो भी कार्य करता है, उससे समाज का भी लाभ होता है। एक किसान ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है, उससे देश का कुल उत्पादन बढ़ेगा। एक उत्पादक ज्यादा से ज्यादा उत्पादन अपनी फैक्ट्री में या अपने जो इकाई है उसमें करना चाहता है, उससे देश का कुल उत्पादन बढ़ता है। एक टीचर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाकर अपनी इनकम को अधिकतम करना चाहता है, उससे देश में कुल शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। एक डॉक्टर रात दिन पेशेंट को देखता है, किसके लिए देखता है, अपने लाभ के लिए, पर उससे पूरी जो राष्ट्र है उनके लोगों का स्वास्थ्य का स्तर सुधरता है। तो उनका ये मानना था कि व्यक्ति सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो काम करता है वही सेल्फ आगे जाकर सोशल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस कारण से सरकार को व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वो अपने लिए जो काम करेगा उससे सरकार को भी फायदा होगा। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्पादन करेगा, दिन रात फैक्ट्री को रन करेगा, तो सरकार को भी टैक्स के रूप में इनकम की प्राप्ति होगी, देश का कुल उत्पादन भी बढ़ेगा, देश का कुल वेल्थ भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उनका ये मानना था कि जो इकोनॉमी है वो सेल्फ चलने वाली है। और सबसे पहले देखिए, इसमें जो एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, मिल है, इनके अलावा आप देखिए गार्डनर एक्ले,
ये भी अर्थशास्त्री थे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री में इन्होंने किताब लिखी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस किताब में सबसे पहले इन्होंने बात करी थी उत्पादन व रोजगार के प्रति सिद्धांत की। उससे पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, पर वो अलग अलग रूप से बिखरे हुए थे। और उत्पादन व रोजगार के रूप में अलग से अगर हम कहें तो उन सारे बिखरे हुए विचारों को सबसे पहले गॉर्डन एकले ने अपनी जो किताब थी मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें एक चैप्टर के रूप में संयोजित किया उत्पादन व रोजगार के सिद्धांत के रूप में। तो यहां देखिए ये क्या कहते हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर मजदूरी दर व कीमतें परिवर्तनशील हो, क्या बोल रहे हैं, मेन सिद्धांत देखिए, मजदूरी दर व कीमतें परिवर्तनशील होने पर अर्थव्यवस्था में सदैव ही पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सदैव ही पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। ये क्या मानते थे कि अगर देखिए अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार की स्थिति क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि मजदूरी दरें लोचशील नहीं होती है। परिवर्तन इसका मतलब लोचशील, यानी अगर देखिए ये किसी समय ये डिमांड फॉर लेबर और ये है सप्लाई ऑफ लेबर। यहां मजदूरी दर का निर्धारण होता है, वास्तविक मजदूरी दर का निर्धारण होता है, और यहां N1 श्रमिक काम पर लगे जाते हैं। अब ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए श्रमिकों की संख्या पॉपुलेशन बढ़ने से बढ़ गई N2 और श्रमिक कम मजदूरी दर पर भी काम करने के लिए तैयार है, तो यहां अगर ये श्रमिक W/P की जगह W/P 0 मजदूरी लेने के लिए तैयार होंगे तो सबको रोजगार मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य, अगर मजदूरी दर लोचशील का मतलब अगर श्रमिक ज्यादा आ गए मार्केट में, सप्लाई ज्यादा है तो वो कम मजदूरी दर पर भी काम करने के लिए तैयार है, सप्लाई कम है तो अधिक मजदूरी दर पर भी काम करने के लिए तैयार है, तो अर्थव्यवस्था में सदैव ही पूर्ण रोजगार पाया जाएगा। इसी प्रकार से कीमतें अगर परिवर्तनशील है, यानी कीमतें भी घटती और बढ़ सकती है, तो जितना भी उत्पादन होगा वो सारा का सारा उत्पादन बिक जाएगा। कभी भी अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की समस्या नहीं होगी। ये एक सेका बाजार नियम है, उसके लिए एक अलग से हमने वीडियो बनाया है, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कीमतें परिवर्तनशील होने से क्या होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए ये डिमांड है और ये सप्लाई है। वस्तु मान लीजिए मटर है, 10 रुपीज किलो बिकते हैं, 10 रुपीज किलो बिकते हैं और N1 मटर बिकते हैं। अब मान लीजिए मार्केट में ज्यादा मटर का प्रोडक्शन हो गया, एस हो गया, प्रोडक्शन हो गया N1 क्वांटिटी 1, Q1 की जगह अगर प्रोडक्शन Q2 हो गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर मटर वाला रेट 7 रुपीज कर दे तो जितने भी वो प्रोडक्शन लेकर आया है सारा का सारा बिक जाएगा। अर्थात क्या है कि ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते थे कि मजदूरी दर और कीमतें परिवर्तनशील होगी तो अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की कोई समस्या पैदा ही नहीं होती है। बेरोजगारी होने का मुख्य कारण क्या है कि मजदूरी दर जो होती है, मजदूर जबरदस्ती कहते हैं, मजदूर क्या कहते हैं कि हमको तो इतनी मजदूरी चाहिए, इससे नीचे पर मैं काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। ऐसी स्थिति में इनका ये मानना है कि वो जो बेरोजगार है मजदूर, वो स्वैच्छिक बेरोजगार है, अर्थात वह बाजार की प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। इनके अनुसार जो भी मजदूर बाजार की प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है तो उसको हमेशा रोजगार मिल जाता है। और ये इनका ये मानना था कि रोजगार कैसे डिसाइड होता है, मजदूरों की मांग और पूर्ति से डिसाइड होता है। देखिए किस प्रकार से, ये डिमांड फॉर लेबर है और ये सप्लाई फॉर लेबर है, और ये मान लीजिए मजदूरी दर डिसाइड हो गई, मजदूरी दर W2 हुई और मजदूरों को N1 श्रमिकों को काम मिला। अब इनका ये मानना है कि अगर किसी समय मजदूरों की डिमांड ज्यादा हो जाए, डिमांड फॉर ज्यादा हो जाए तो मजदूरी दर बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से यदि श्रम की मांग कम हो जाती है तो मजदूरी दर कम हो जाती है। अब पूर्ण रोजगार की बात किस प्रकार से आती है, देखिए श्रम की पूर्ति अगर बढ़ती है, ये डिमांड फॉर लेबर है, सप्लाई फॉर लेबर है,
मान लीजिए पहले मजदूरी दर ये है W/P2, N1 श्रमिक रोजगार प्रगति है। अब मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़कर श्रम की पूर्ति हो जाती है, पॉपुलेशन बढ़ने से SLS, और अगर वे कम मजदूरी दर पर काम करने लग जाते हैं तो जितने भी मजदूर हैं उन सबको क्या मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। यानी इस प्रकार से जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में सदैव ही पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। हम इसकी बाद में चर्चा करेंगे, जब आगे हम इस सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे तब इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। अब बात यह आती है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आधार स्तंभ क्या है, यानी पूरा का पूरा जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो किस पर टिका हुआ है। तो इसके दो आधार स्तंभ है, एक तो से का बाजार नियम। से का बाजार नियम क्या कहता है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है, इस कारण से अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन की समस्या नहीं होती है। यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन की समस्या नहीं होती है। जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है, जितने रुपए की वस्तु का उत्पादन होता है उतने ही मांग का सृजन हो जाता है। ये से का बाजार नियम क्या होता है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये सिद्धांत ये कहता है कि उत्पादन किसी भी वस्तु की पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। अर्थात व्यक्ति 1 लाख के जूते बनाएगा, मान लीजिए एक कंपनी है वो 1 लाख रुपए के जूते बनाती है, तो 1 लाख रुपए ही लोगों को आय के रूप में बांटती है, चाहे वो मजदूर को मजदूरी के रूप में दिए गए हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया हो, चाहे कच्चे माल वाले का पेमेंट किया हो, या किसी भी रूप में। यानी 1 लाख रुपए का जब उत्पादन होता है तो 1 लाख रुपए की ही मांग का सृजन हो जाता है। यानी अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होता है उतनी ही मांग उत्पन्न होती है, इस कारण अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन की समस्या नहीं होती है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का सिद्धांत, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते थे कि किसी भी वस्तु की पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है, तो अर्थव्यवस्था में कभी ऐसा होगा ही नहीं कि कोई वस्तु बिना बिके रह जाएगी, क्योंकि जितनी भी वस्तु का उत्पादन होता है उतनी की उतनी ही मांग होती है। अगर 5 लाख रुपए की नई वस्तु का उत्पादन होता है तो 5 लाख रुपए की आय का सृजन होता है और 5 लाख रुपए की नवीन मांग मार्केट में आती है, उसको आप समझेंगे। दूसरा जो इसका आधार स्तंभ है वो है मुद्रा परिमाण सिद्धांत। ये फीसर का जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत है, फीसर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत का अलग से हम वीडियो में देखेंगे। यहां आप ये समझ लीजिए कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या कहता है, MV = PT, यानी P = MV/T। क्या कहता है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर और मुद्रा की पूर्ति में सीधा संबंध होता है। ये अर्थात अगर मुद्रा की पूर्ति M1 है तो कीमत स्तर P1 होगा, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर M2 कर दिया जाए तो कीमतें बढ़ जाएगी। यानी ये सिद्धांत ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु मुद्रा की पूर्ति को दुगना करने पर कीमतें दुगनी हो जाती है और मुद्रा की वैल्यू आधी रह जाती है। मुद्रा की पूर्ति को 4 गुना कर दीजिए, कीमतें 4 गुनी हो जाएगी और मुद्रा की वैल्यू चौथाई रह जाएगी। अगर मुद्रा की पूर्ति को हम आधा कर देंगे तो कीमतें भी आधी हो जाएगी और मुद्रा की जो वैल्यू है वो दुगनी हो जाएगी। तो ये सिद्धांत ये कहता है, मुद्रा परिमाण सिद्धांत ये कहता है कि देयर इज ए पॉजिटिव संबंध है कीमत स्तर और मुद्रा की पूर्ति में और मुद्रा के चलन वेग में। इस सिद्धांत को अलग से भी पढ़ेंगे बाद में हम। ये क्या कह रहा है कि मुद्रा की पूर्ति M1 है तो कीमतें कम है, और जब कीमतें कम होगी तो मुद्रा की वैल्यू ज्यादा होगी। अब मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर हमने M2 कर दिया, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया तो कीमतें भी P2 हो गई, और जितनी कीमतें बढ़ेगी उतनी ही मुद्रा की वैल्यू घटेगी। तो ये कहता है कि P = M, यानी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति घटेगी तो कीमतें भी घटेगी, और P = 1/B, यानी कीमत बढ़ेगी तो मुद्रा की वैल्यू घटेगी और कीमतें घटेगी तो मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ V फॉर वैल्यू ऑफ मनी है, वेलोसिटी ऑफ मनी नहीं, वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये दो जो सिद्धांत है,
चाहे वो से का बाजार नियम हो और मुद्रा परिमाण सिद्धांत हो, ये दोनों ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मेन आधार स्तंभ है, जो ये बताते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो इस पर आधारित है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। प्रतिष्ठित मुद्रा परिमाण सिद्धांत, फीसर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या है, और बाद में कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने उसके बारे में क्या कहा है, उसके बारे में बात करेंगे। केवल हमको यहाँ ये समझना है कि जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो मूल रूप से इन दो आधार स्तंभ पर टिका हुआ है। एक तो ये सिद्धांत ये मानता है कि अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन नहीं होगा, पूर्ण रोजगार पाया जाता है, और दूसरा, अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जाएगी तो कीमत स्तर में भी वृद्धि हो जाएगी, और जितनी कीमतें बढ़ेगी उतनी ही मुद्रा की वैल्यू घटेगी। अब देखिए इसके मूलभूत मान्यताएं क्या है उसको भी हमको समझने की जरूरत है, तभी हम इस प्रतिष्ठित सिद्धांत को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो हम इस वाले वीडियो में केवल ये सिद्धांत की मान्यताएं को देखते हैं। तो यहां देखिए प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं, एक एक मान्यता को हम डिस्कस कर देते हैं। ये प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यता है, मैं इधर डिस्कस करता हूं, मुझे कहीं चित्र बनाना होगा तो उधर बना दूंगा। तो यहां देखिए फर्स्ट जो यह है कि से का बाजार नियम लागू होता है, पहली मान्यता है। से का बाजार नियम में पहले से भी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि किसी भी वस्तु की पूर्ति ही उसकी मांग उत्पन्न कर लेती है और अर्थव्यवस्था में कभी अति उत्पादन की समस्या पैदा नहीं होती है। यानी से का बाजार नियम लागू होता है, नियम यहां लिखेंगे लागू होता है अर्थव्यवस्था में। दूसरा देखिए, दूसरी इसकी मान्यता यह है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत के अनुसार कीमत स्तर व मुद्रा की पूर्ति में उल्टा संबंध होता है। मुद्रा की पूर्ति में सीधा संबंध होता है। ये दोनों चीज हम कर चुके हैं, तो इन दोनों के बारे में हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तीसरी इसकी मान्यता देखिए, मजदूरी दरों कीमत में नम्यता होती है। तीसरी भी बात हम डिस्कस कर चुके हैं, दो हमने मान्यताएं देखी। तीसरी मान्यता है कि मजदूरी दरों व कीमत में नम्यता होती है, लोचशीलता लिख सकते हैं इसको। कैसे होती है देखिए, ये सप्लाई ऑफ लेबर है। ये क्या कहता है कि मजदूरी दर कम होगी तो कम मजदूर काम करने के लिए तैयार होंगे। मजदूरी दर W1 से WP1 से WP2 हो जाए तो और ज्यादा श्रमिक काम के लिए आ जाएंगे, और एक मजदूरी दर बढ़कर W/P3 हो जाए तो पूरे श्रमिक काम पर आ जाएंगे। इसके बाद में और मजदूरी दर कितनी भी बढ़े, श्रमिकों की मात्रा बढ़ाना संभव नहीं है। यहाँ पूर्ण रोजगार हो गया। यानी मजदूरी दरों में क्या होती है, लोचशीलता होती है। यानी मजदूरी जो बढ़ेगी तो मजदूर काम करने के लिए जो ज्यादा मजदूर काम पर उपलब्ध होंगे, जब तक कि पूर्ण रोजगार का स्तर नहीं आ जाता है। तो यानी मजदूरी दर में लोचशीलता होती है। यानी मजदूरी दर को आप बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ये यूं बताती है कि किसी समय अगर मजदूरों की सप्लाई बढ़ जाएगी, देखिए डिमांड फॉर लेबर है और ये सप्लाई फॉर लेबर है, मजदूरी दर ज्यादा है। अगर मजदूरों की पूर्ति बढ़ जाएगी तो पहले N1 श्रमिक काम पर लगे गए, अब N2 श्रमिक काम पर लगेंगे, पर मजदूरी दर कम हो जाएगी और इस कम मजदूरी दर पर भी मजदूर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी श्रमिकों को कभी लगता है कि उनकी पूर्ति बढ़ गई तो मजदूरी दर घट जाती है, श्रमिकों की पूर्ति घटने पर मजदूरी दर बढ़ जाती है। इसी प्रकार से श्रमिकों की मांग बढ़ने पर मजदूरी दर बढ़ जाती है, श्रमिकों की मांग घटने पर मजदूरी दर घट जाती है। ये आपको पूरा का पूरा सिद्धांत आप श्रमिकों की मांग और पूर्ति का एक अलग से वीडियो है, उसमें आप उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से कीमत में भी लोचशीलता होती है। देखिए डिमांड फॉर प्रोडक्ट और सप्लाई फॉर प्रोडक्ट, ये कीमत है, प्राइस है किसी वस्तु की, ये क्वांटिटी है। अब मान लीजिए किसी वस्तु की सप्लाई बढ़ जाती है, मान लीजिए आज टमाटर ज्यादा मार्केट में बिकने आ गया। पहले मार्केट में 30 रुपए किलो टमाटर चल रहा था, अब मार्केट में ज्यादा बिकने आ गया तो इसकी रेट 15 रुपए हो गई P2 से P1,
और ये Q2 मांगा जाएगा। यानी क्या है, कीमतों में भी लोचशीलता होती है, आवश्यकता पड़ने पर कीमतें बढ़ जाती है और आवश्यकता पड़ने पर कीमतों में भी परिवर्तन घटत बढ़त कीमतों में भी हो सकती है और मजदूरी दर में भी कीमत घटत बढ़त हो सकती है। कीमत में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, ये पूरा का पूरा इसके लिए हमने कीमत सिद्धांत देखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहां हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले से इसमें चर्चा कर चुके हैं, नहीं तो हमारा जो सिद्धांत है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, फोर्थ मान्यता है अर्थ मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार से तात्पर्य क्या है कि अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात किया जाता है। कोई वस्तु हमारे यहाँ कम उत्पादित हुई है तो उस वस्तु को हम आयात कर लेंगे, और किसी वस्तु का हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, उसकी वजह से कीमतें बहुत गिर रही है, तो उस वस्तु को हम विदेश में बेच सकते हैं। यानी सरकार के द्वारा आयात निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। यानी जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं उनका ये मानना है कि अगर मान लीजिए श्रमिक है, श्रमिकों की मजदूरी दर, श्रमिकों की मांग हमारे यहाँ कम है, तो श्रमिक विदेश में जा सकते हैं। वस्तुओं का जिस प्रकार से स्वतंत्र आवागमन एक देश से दूसरे देश में होता है, वैसे ही श्रम का भी आवागमन स्वतंत्र रूप से एक देश से दूसरे देश में हो सकता है। ये इनका ये मानना था कि इस प्रकार से स्वतंत्र आवागमन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी लगभग स्थिर होती है, एक जैसी ही होती है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु हमारे यहाँ महंगी मिल रही है और चाइना में सस्ती मिल रही है, तो चाइना से अब उस वस्तु का आयात तब तक करेंगे जबकि भारत और चाइना में रेट फिक्स नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। इस प्रकार से ये कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा आयात निर्यात पर कोई भी रोक नहीं लगाई जाती है, मुक्त व्यापार होता है। अगला देखिए, अति उत्पादन संभव नहीं है। ये हमने एक बार अप्रत्यक्ष रूप से पहले भी से के बाजार के नियम में पढ़ लिया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मान्यताओं में यह भी माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन संभव है नहीं। अगर वस्तु की जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है, जितने मूल्य की वस्तु या जितने कीमत की वस्तु का उत्पादन होता है, उतने ही मार्केट में नई मांग हो जाती है। इसलिए अर्थव्यवस्था में कभी अति उत्पादन की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा देखिए, छठी मान्यता ये देखिए कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। ये 6 मान्यता में लिख रहा हूं, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि अगर मजदूरी दरें लोच से लो, यानी मजदूरों की मजदूरी दर में परिवर्तन किया जाना संभव हो, तो अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। अगर किसी समय मजदूरों की पूर्ति बढ़ जाएगी तो मजदूरी दर घट जाएगी, और मजदूरी दर घटने से श्रमिकों की मांग बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए अभी जो वेज रेट है वो वेज रेट है 400, तो 400 वेज रेट यानी मजदूरी दर 400 रुपए होने की वजह से बहुत सारे काम जो घरेलू लोगों के द्वारा खुद किए जाते हैं क्योंकि मजदूरी दर ज्यादा है। अगर मान लीजिए किसी समय श्रमिकों की पूर्ति बढ़ जाती है, तो श्रमिकों की पूर्ति बढ़ने से अगर ये वेज रेट घटकर 200 रुपए हो जाती है, तो बहुत सारे ऐसे काम है जो हम घर पर करते हैं, उन कामों के लिए भी हम श्रमिकों की मांग करने लग जाएंगे क्योंकि कम मजदूरी दर पर श्रमिक उपलब्ध है। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए झाड़ू पोछा और बर्तन करने के लिए 1500 रुपए में लेडी मिलती है, तो इन लेडीज की मांग है मान लीजिए 500। अब मान लीजिए झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए जो मेड सर्वेंट है वो ज्यादा अवेलेबल है और इनकी रेट गिरकर 500 रुपए हो जाती है, तो 500 रुपए होने पर पहले 500 घरों में ही झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मेड सर्वेंट को बुलाया जाता था। अब हो सकता है 10,000 घरों में मेड सर्वेंट को बुलाया जाए। यानी जब मजदूरी दर घटेगी तो श्रम की मांग बढ़ेगी और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार आ जाएगा। अगर किसी समय बेरोजगारी ज्यादा है तो क्या होगा, मजदूरी दर घट जाएगी। इससे स्पष्ट है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार कैसे होगा, अगर किसी समय श्रमिकों की मांग श्रमिकों की पूर्ति से ज्यादा होगी तो मजदूरी दर बढ़ जाएगी। अगर किसी समय श्रमिकों की मांग की तुलना में पूर्ति ज्यादा होगी तो मजदूरी दर घट जाएगी। इस प्रकार से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बाजार की प्रचलित मजदूरी दर पर जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है उसको काम मिल जाता है और बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं होती है। इस प्रकार से उनका यह मानना था
कि वस्तु बाजार, मुद्रा बाजार। देखिए ये पूर्ण रोजगार में वो क्या कह रहे थे, एक तो वस्तु बाजार में संतुलन होता है, वस्तु बाजार, श्रम बाजार व मुद्रा बाजार में संतुलन होता है। इसको संतुलन किस प्रकार से होता है ये आगे हम वीडियो को देखें, आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे। यानी वस्तु बाजार में संतुलन किस प्रकार से होता है, जहां वस्तु की डिमांड और सप्लाई आपस में काटेगी वहां वस्तु बाजार में संतुलन होगा। इसी प्रकार से श्रम बाजार में संतुलन कहां होता है, कि डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर जहां आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां श्रम बाजार में संतुलन होता है। और तीसरा क्या है, तीसरा इन्होंने बोला मुद्रा बाजार, तो जैसे मनी सप्लाई और डिमांड फॉर मनी, इनमें संतुलन होता है। यानी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति में संतुलन होता है। यानी जहां पर भी मांग और पूर्ति में संतुलन होता है, मुद्रा की मांग और पूर्ति में भी संतुलन होता है, श्रम की मांग और पूर्ति में भी संतुलन होता है, और वस्तु की मांग और पूर्ति में भी संतुलन होता है। इसके अलावा देखिए अर्थव्यवस्था मुक्त व्यापार की हमने बात कर ली। अगली इसकी मान्यता है कि मुद्रा तटस्थ रहती है। सातवीं मान्यता क्या है, मुद्रा तटस्थ। यानी ये मानते थे कि मुद्रा आर्थिक क्रियाओं में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती। मुद्रा एक आवरण की भांति है जिसके अंदर सामान बंद कर हमारे पास आता है। जैसे हम बाजार से समोसा लेके आते हैं तो समोसा हम खाते हैं, उसके बाहर का जो रेपर होता है उसको हम कोई भी काम में नहीं लेते हैं। उसी प्रकार से मुद्रा क्या है, मुद्रा एक लपेटन की भांति है, एक आवरण की भांति है। यानी आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा का तटस्थ रोल है। यानी आर्थिक क्रियाओं को अधिक करने या कम करने में मुद्रा का कोई भी रोल नहीं है। यानी मुद्रा को ये तटस्थ मानते थे। यानी मुद्रा आर्थिक क्रियाओं को कम ज्यादा करने में वो नहीं होती। अगला ये मानते थे अर्थव्यवस्था स्वतः संचालित है, स्वयं संचालित है। ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था स्वयं संचालित है। जैसे भी कोई वस्तु की डिमांड होगी स्वतः ही उसकी पूर्ति करने वाले उत्पन्न हो जाएंगे। ये अर्थव्यवस्था सेल्फ चलती है, अर्थात अर्थव्यवस्था को चलाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि मान लीजिए कोई नदी घाटी योजना बन रही है और वहां पर 1000 श्रमिक काम कर रहे हैं, तो 1000 श्रमिकों के परिवार वहां रहने लगे नदी घाटी। मान लीजिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना चल रही है, उस परियोजना में बांध का निर्माण, नहरों का निर्माण किया जा रहा है। तो उसमें इंजीनियर वहां पर हैं, ठेकेदार वहां पर है, 1000 श्रमिकों के परिवार है, वो सब वहां रहते हैं। अब श्रमिकों के परिवार को मान लीजिए सब्जी की जरूरत है, तो स्वतः ही कोई वहां आकर सब्जी की दुकान खोलेगा। उसको ये लगेगा कि मैं यहाँ आकर सब्जी बेचूंगा तो मुझे फायदा है। उनके परिवारों को किराने के सामान की जरूरत है, तो स्वतः ही कोई व्यक्ति किसी को कहेगा नहीं कि आप किराने की दुकान खोलिए। कोई व्यक्ति स्वतः ही आकर वहां किराने की दुकान खोलेगा। कोई व्यक्ति स्वतः ही आकर वहां पर ब्यूटी पार्लर खोलेगा, कोई हेयर कटिंग का काम करेगा। अर्थात क्या है, अर्थव्यवस्था स्वतः ही संचालित होती है। आपके पड़ोस में जो दुकानदार है किराने वाला, उसको किसी ने आके नहीं कहा कि हमारे पड़ोस में कोई किराने का सामान नहीं बेचता है तो तू आकर बेच। या आपके पड़ोस में जो मिठाई वाला है उसको आकर किसी ने ये नहीं कहा कि इस एरिया में मिठाई की कोई दुकान नहीं है तो सारा कॉलोनी वाले जाकर उसको रिक्वेस्ट किया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था स्वतः ही संचालित है। यानी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में सरकार को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं होती है। अर्थव्यवस्था स्वतः ही संचालित होती है। जो जिस वस्तु का कंज्यूमर डिमांड करेंगे वो उस वस्तु का प्रोडक्शन स्वतः ही हो जाएगा, और जिस वस्तु को कंज्यूमर पसंद नहीं करेंगे उस वस्तु का प्रोडक्शन धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कोई वस्तु अगर उपभोक्ता के द्वारा ज्यादा खरीदी जा रही होगी तो उस वस्तु का जो कंपनियां है वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी, और जिस वस्तु को उपभोक्ता पसंद नहीं कर रहा है उसका वस्तु का उत्पादन स्वतः ही घटेगा। अगला देखिए, लोगों की रुचि है, आय है, फैशन, रीति रिवाज, सरकारी नीति आदि में परिवर्तन नहीं होता है। ये सामान्य एक आधारभूत मान्यता है कि लोगों की रुचि में परिवर्तन नहीं होता है, लोगों की आय में परिवर्तन नहीं होता है, लोगों की पसंद नहीं बदलती है, लोगों की आदत नहीं बदलती है, सब सामाजिक रीति रिवाज नहीं बदलते। इस प्रकार से हम मानकर चलते हैं। यानी इस रीति रिवाज है, पूंजी का स्टॉक में परिवर्तन नहीं होता है। अगली मान्यता देखिए, ये मानते हैं इसमें पूंजी स्टॉक में परिवर्तन नहीं होता है। बचत को नकद नहीं रखा जाता।
देखिए इसमें ये माना गया था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है, इसलिए अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन की समस्या नहीं होती है। अर्थात 5 लाख की वस्तुओं का उत्पादन होगा तो 5 लाख की लोगों की आय का सृजन होगा और 5 लाख की मांग का सृजन होगा। अब संभव है कि जो 5 लाख की आय प्राप्त हुई उसमें से 1 लाख रुपए बचत के रूप में हो जाए। तो इसमें ये मान्यता मानी गई है कि बचत को लोग नगद नहीं रखेंगे, लोग क्या करेंगे, बचत को बैंक में जमा करा देंगे और उस बैंक से कोई दूसरा व्यक्ति उधार लेकर मार्केट में ले आएगा। हम लोग मकान बनाते हैं तो मकान में बैंक से पैसा लेकर बाजार में खर्च कर देते हैं, तो कुछ लोग बचत करेंगे। तो उसको वो ये क्या कह रहा है, इसमें मान्यता मानी गई है कि बचत नगद रूप से घर में रखने पर कोई भी उत्पादक गतिविधि नहीं करती है। तो सामान्य रूप से अगर कोई बचत करेगा भी तो उस बचत को वो क्या करेगा, बैंक में जमा कराएगा। यानी ए व्यक्ति है, इसने 10,000 रुपए की बचत करी तो इसने अपना बैंक में 10,000 रुपए जमा करा दिए, और बी व्यक्ति को रिक्वायरमेंट है मकान बनाने के लिए 10,000 रुपए की, तो वह यहां से उधार ले लेगा। यानी पूरा का पूरा पैसा है वो ये जो ए व्यक्ति है ये नगद मुद्रा को अपने पास नहीं रखेगा, बैंक में जमा करा देगा और बैंक से कोई दूसरा व्यक्ति लेकर उसको खर्च कर देगा। इस प्रकार से बचत को नगद नहीं रखा जाता है, इस सिद्धांत में माना गया है। इसके अलावा देखिए ये मान रहा है, अगली मान्यता इसकी क्या है, इसको देखेंगे। बचत जो है अगला 12वां देखिए, उपभोक्ता सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। ये एक सामान्य, यानी उपभोक्ता और उत्पादक विवेकशील होते हैं। ये सामान्य रूप से मान्यताएं हैं जो हर सिद्धांत में मानी जाती है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में हमने देखा कि प्रतिष्ठित सिद्धांत, प्रतिष्ठित आय व रोजगार का सिद्धांत क्या है, कौन कौन से अर्थशास्त्री को हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के रूप में जानते हैं, इसके आधार स्तंभ क्या क्या है और सामान्य मान्यताएं इसकी कौन कौन सी है। अगले वीडियो में हम प्रतिष्ठित सिद्धांत को ही आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।